बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज के लेक्चर में हम बाब नंबर 3 की जो ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मी हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। बाब 3 की ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों में पहली सरगर्मी शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल है, एलिमेंट्स की ग्रुप बंदी में डोबराइनर का क्या किरदार था। डोबराइनर ने किस तरह से एलिमेंट्स को तकसीम किया था। तो डोबराइनर ने ट्राई-एड के नाम से एक ला मुतारफ़ करवाया। उसने तब तक के जो दरियाफ्त करदा एलिमेंट्स थे उनको 3-3 के ग्रुप्स के अंदर तब्दील किया और उसने कहा हर 3 के ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से जो पहला और तीसरा एलिमेंट है इनके एटॉमिक मासेस का जो औसत है वो दरमियानी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो ये ला ऑफ ट्राई-एड भी कहलाता है। तो हम लिखेंगे पहले सवाल का जवाब कि डोबराइनर ने जो तकसीम की एलिमेंट्स की उसने असल में क्या किया। डोबराइनर ने एलिमेंट्स को एक जैसी ख़ुसूसियात रखने की मुनासबत से तीन के ग्रुप में तकसीम कर दिया। ये जो 3-3 का ग्रुप है, इस 3-3 के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्राई-एड। ये 3-3 का ग्रुप क्या कहलाता है, ट्राई-एड। और ये कहा गया कि हर 3 एलिमेंट्स में से पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का औसत दरमियाने एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये 3 का एक ग्रुप बना दिया। इस ग्रुप को हम ट्राई-एड कहते थे। तो कैल्शियम और बेरियम इन दोनों के एटॉमिक मासेस का अगर औसत निकालें तो वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर आएगा। इस तरह से अपने पीरियोडिक टेबल इस तरह से जो एलिमेंट्स तब तक दरियाफ्त किए जा चुके थे उनको 3-3 के ग्रुप में तब्दील करके उनकी तकसीम इस तरह से बनाई गई और ये ला ट्राई-एड के नाम से जाना जाता है। और डोबराइनर ने एलिमेंट्स की तरतीब कुछ इस ट्राई-एड की शक्ल में दी। दूसरे नंबर पर है, न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को कैसे तरतीब दिया। तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से इस तरह से तरतीब दिया कि हर 8वां एलिमेंट खसूसियात में पहले से मुनासबत रखता था। हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले एलिमेंट की खसूसियात से मिलती जुलती होती थी। इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स की तरतीब एलिमेंट की तकसीम लॉ ऑफ ऑक्टेव
के लिहाज से की। और ये लॉ क्या कहता है कि हर आठवां एलिमेंट खसूसियात में पहले के साथ मुनासबत रखता है। हर आठवें एलिमेंट की खसूसियात पहले की तरह की होती हैं। इसने अपने लॉ को मौसीकी के सुरों के साथ भी मुवाजना किया इसने अपने लॉ का। तो जैसे मौसीकी के 8 सुर हैं, आठवां सुर पहले सुर के साथ मुनासबत रखता है, इसी तरह से इसने कहा कि एलिमेंट को भी जब एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो आठवां एलिमेंट खसूसियात में पहले के साथ मुनासबत रखता है। तीसरे नंबर पर है पीरियोडिक टेबल को किसने मुतारफ़ करवाया। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने मुतारफ़ करवाया? तो सबसे पहला जो पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव ने मुतारफ़ करवाया। मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की या एलिमेंट्स की तकसीम की। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने मुतारफ़ करवाया। चौथे नंबर पर है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की इस्लाह क्यों की गई। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की इस्लाह क्यों की गई? मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर मबनी था, लेकिन एटॉमिक नंबर और आइसोटॉप्स की दरियाफ्त के बाद एटॉमिक नंबर और आइसोटॉप्स की दरियाफ्त के बाद एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब देना मुमकिन ना रहा, क्योंकि एटॉमिक मास एलिमेंट की बुनियादी खसूसियत नहीं है। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से तरतीब दिया, लेकिन तब तक अभी आइसोटॉप्स दरियाफ्त नहीं हुए थे और एटॉमिक नंबर की इस्तिलाह भी अभी दरियाफ्त नहीं थी। 1913 में जैसे ही एटॉमिक नंबर का पता चला तो ये देखा गया कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की बजाय ज़्यादा बुनियादी खासियत है किसी भी एटम की, तो एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देना ज़्यादा बेहतर है। और जब आइसोटॉप्स की दरियाफ्त हुई तो ये भी देखा गया कि अगर हम एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट को तरतीब देते हैं तो आइसोटॉप्स की वजाहत करना पीरियोडिक टेबल में तकसीम के लिहाज से वो एटॉमिक मास की बुनियाद पर इतनी कारगर साबित नहीं हो रही थी, तो लिहाजा ज़रूरत थी कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ इस्लाहात की जाए। आगे 5वें नंबर पर है मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को बयान करें। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को बयान करें। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव ने चूंकि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया, तो उसका कहना यह था कि जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है तो कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद आने वाला एलिमेंट खसूसियात में अपने पहले एलिमेंट से मुनासबत रखता है। तो इसको पीरियोडिक लॉ की शक्ल कुछ इस तरह से दी गई कि एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस उनकी
उनकी खसूसियात के पीरियोडिक फंक्शंस हैं कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की बुनियाद के ऊपर तरतीब दिया जाता है तो ख़ास वक्फों के बाद एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं उनमें दोहरियत देखी जाती है। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस इनकी खसूसियात के पीरियोडिक फंक्शंस कहलाते हैं। ये मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है। छठे नंबर पर एलिमेंट्स को किसी पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब दिया जाता है। एलिमेंट को किसी पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब, एलिमेंट को पीरियड में, एलिमेंट्स को पीरियड में बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है क्योंकि जब एटॉमिक नंबर पीरियड में बतदरीज बाएं से दाएं जानिब बढ़ता है तो एलिमेंट्स की खसूसियात बाकायदा वक्फों के बाद दोहराई जाती हैं और इस तरह एक जैसी खसूसियात और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब किस तरह से रखी गई है, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर बाएं से दाएं जाना तरतीब के साथ बतदरीज बढ़ता है एक एक करके, तो लिहाजा जब बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब देते हैं तो बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट की खसूसियात में दोहराई देखी जाती है और इस तरह से कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद आने वाला एलिमेंट वो खसूसियत में ने पहले एलिमेंट जैसा ही होता है, लिहाजा एक जैसी खसूसियात और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब है। दूसरी सरगर्मी है, पहला सवाल है एलिमेंट्स की खसूसियात बाकायदा वक्फों के साथ कैसे दोहराई जाती हैं। सवाल नंबर 1, इसका जवाब देखते हैं कि एलिमेंट्स की खसूसियात बाकायदा वक्फों के साथ कैसे दोहराई जाती हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इस लिहाज से तरतीब दिया गया कि हर 9वें एलिमेंट्स की खसूसियात पहले एलिमेंट जैसी होती हैं और एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 19वें एलिमेंट की खसूसियात में यकसानियत
पाई जाती है। तो शुरू वाले एलिमेंट्स में पहले 3 पीरियड के अंदर इस तरह से तरतीब है कि हर 8 के बाद हर 9वें एलिमेंट की खसूसियात पहले की तरह, और फिर 18 एटॉमिक नंबर के बाद आर्गॉन के बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनमें 19 हर 18 एलिमेंट के बाद आने वाला 19वां एलिमेंट खसूसियात में पहले के साथ मुनासबत रखता है। तो ये तरतीब है बाकायदा वक्फ़ों के साथ कैसे दोहराई जा रही हैं खसूसियात पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की। दूसरा सवाल है, जदीद पीरियोडिक टेबल को किस शक्ल में तरतीब दिया गया है? जदीद पीरियोडिक टेबल को किस शक्ल में तरतीब दिया गया? तो जदीद पीरियोडिक टेबल को या जदीद पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया है। और जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया तो फिर एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होंगे। तीसरा सवाल है, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इनके नाम और सिंबल क्या हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और ये 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 एलिमेंट्स पहले पीरियड के अंदर पाए जाते हैं। चौथा सवाल है, चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट्स को रखा गया है? चौथे पीरियड में तो जब हम देखते हैं तो चौथे पीरियड के अंदर पहले पीरियड में 2, दूसरे तीसरे में 8, जबकि चौथे पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स को रखा गया है। इन 18 में से 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के, 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के, जबकि 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के। पांचवा सवाल है, लैंथेनाइड सीरीज किस एलिमेंट से शुरू होती है? लैंथेनम जो कि पीरियोडिक टेबल में छठे पीरियड का दूसरा मेंबर है, लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, ये 14 एलिमेंट की सीरीज़ बनाता है, और इस सीरीज़ का जो पहला मेंबर है, पहला एलिमेंट है, वो है सीरियम, सिंबल CE। ये पहला मेंबर है इस सीरीज़ का। छठा सवाल है, एक्टिनाइड सीरीज़ किस पीरियड से शुरू होती है? अगर मैं एक्टिनाइड सीरीज़ की बात करूं और अगर मैं ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करता हूं, तो ट्रांजिशन सीरीज़ में जो कि चौथे पीरियड से शुरू होती हैं जो ट्रांजिशन सीरीज़ है। तो अगर मैं सीरीज़ के लिहाज से बात करूं कि ये सीरीज़ किस पीरियड से शुरू होती है, तो ट्रांजिशन सीरीज़ जो है ये ट्रांजिशन सीरीज़ के लिहाज से ये चौथे पीरियड से शुरू होती है जो एक्टिनाइड सीरीज़ है। तो पहली जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वो चौथे पीरियड से शुरू होती है, दूसरी 5वें से, तीसरी 6ठे से, और चौथी सीरीज 7वें पीरियड से शुरू होती है असल में, और चौथी सीरीज़ ही असल में ये एक्टिनाइड सीरीज़ है। तो ये चौथी ट्रांजिशन सीरीज़ है जो 7वें पीरियड से ताल्लुक़ रखती है। मैं लिखूँगा कि चौथी ट्रांजिशन सीरीज़ जो कि 7वें पीरियड से शुरू होती है, वो ये एक्टिनाइड सीरीज़ है। उसके बाद 7वां सवाल है, तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, इनके नाम और सिंबल लिखें। तीसरे पीरियड के अंदर हमने
बताने हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनके नाम भी लिखने हैं और उनके सिंबल भी बताने हैं। तो तीसरे पीरियड का जो पहला एलिमेंट है तीसरे पीरियड का वो है सोडियम। तो तीसरा पीरियड सोडियम से शुरू होता है, सोडियम जिसका सिंबल है Na। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन जिसका सिंबल Si, सिलिकॉन के बाद सिलीनियम जिसका सिंबल Se, उसके बाद क्लोरीन जिसका सिंबल Cl और उसके बाद आर्गॉन जिसका सिंबल Ar। तो ये जो तीसरे पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद है, और मैं कह सकता हूँ कि ये तीसरे पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद के साथ साथ मैंने उनके नाम और उनके सिंबल भी बता दिए आपको। तो इसका नाम सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस। सिलिकॉन के बाद एक एलिमेंट यहाँ पर मिस हो गया और वो है फास्फोरस। पहले फास्फोरस आएगा, फास्फोरस के बाद अगला एलिमेंट सिलीनियम, और सिलीनियम के बाद फिर क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद फिर आर्गॉन। ये एलिमेंट की तरतीब है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलीनियम, क्लोरीन और आर्गॉन। ये तीसरे पीरियड में एलिमेंट की तरतीब है उनके नाम और सिंबल के लिहाज से। अगला 8वां सवाल है कि कितने पीरियड्स को नॉर्मल पीरियड समझा जाता है। कितने पीरियड को नॉर्मल पीरियड समझा जाता है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो दूसरा और तीसरा, ये दो पीरियड है जो नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे दूसरा और तीसरा, ये दोनों नॉर्मल पीरियड्स कहलाते हैं क्योंकि दोनों पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 8 है। 9वां सवाल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप से क्या मुराद है। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप से क्या मुराद है। ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में अमूदी कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स की तादाद कितनी है। 18 टोटल ग्रुप्स पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद 10वां सवाल है, एलिमेंट्स को ग्रुप में तरतीब देने की क्या वजह है। एलिमेंट्स को ग्रुप में तरतीब देने की क्या वजह। एलिमेंट्स के ख़वास का मुतालिया करने के लिए हम इनको ग्रुप में तरतीब देते हैं। जब एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाता है तो एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आते हैं, लिहाजा उनके ख़वास का मुतालिया करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ग्रुप में तरतीब देने की वजह क्या है। असल में एलिमेंट्स के ख़वास का मुतालिया करने के लिए इनको ग्रुप्स में तरतीब दिया जाता है। उसके बाद 11वां सवाल है, पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है। पीरियोडिक फंक्शन से क्या मुराद है।
पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं खसूसियात का बाकायदा वक्फ़ों के बाद दोहराया जाना या खसूसियात में वक्फ़ों के बाद आने वाली तब्दीली, ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। तो इससे मुराद वक्फ़ों के बाद एलिमेंट्स की खसूसियात में आने वाली तब्दीली है। बाकायदा वक्फ़ों के बाद खसूसियात में आने वाली तब्दीली, ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाती है। 12वां सवाल है, एलिमेंट्स को एस और पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? हम ये जो एलिमेंट्स की तकसीम करते हैं एस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर, तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो क्या दोनों में बुनियादी फ़र्क है, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में? तो वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में दाखिल होता है, वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में दाखिल हो, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। या वो एलिमेंट्स जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में दाखिल हो, पी ब्लॉक कहलाता है। या पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट्स की ये जो एस और पी ब्लॉक के लिहाज से तरतीब है, वो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के किसी मखसूस सब शेल के अंदर दाखिल होने की बुनियाद के ऊपर है। उसके बाद 13वां सवाल है कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम इनके सिंबल के साथ लिखें। और 14वां सवाल है, ग्रुप 17 में कितने एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई माया है तो इसका नाम बताएं। तो 14वें सवाल का जवाब है कि ग्रुप नंबर 17 के अंदर 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 5 एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, 5 एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 के अंदर मौजूद हैं। और इन 5 एलिमेंट्स में से जो माया हालत में पाया जाता है वो कौन सा है? ब्रोमीन। ये माया हालत के अंदर पाया जाता है। 13वां सवाल था कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम इनके सिंबल्स के साथ लिखें। पहले ग्रुप के एलिमेंट के नाम इनके सिंबल के साथ लिखें। 13वां सवाल था, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम हमने इनके सिंबल के साथ बताने हैं। तो पहले ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं मैं जानता हूँ। पहले ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। ये पहले ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद है। हम लिखेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये पहले ग्रुप के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल हैं। तो पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं आप इनको गिन सकते हैं। 7 एलिमेंट मौजूद हैं हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक। तीसरी सरगर्मी का पहला सवाल है, एटॉमिक रेडियस से
क्या मुराद है? तो एटॉमिक रेडियस की तारीफ आपने पहले भी पढ़ रखी हुई है, इसका जवाब लिखते हैं यहाँ पे। एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं? दो एक जैसे जुड़े हुए एटम्स के दरमियानी न्यूक्लियाई फासले के निस्फ को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अगर दो एक जैसे एटम के बैरूनी शेल आपस में जुड़े हुए हैं तो एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो टोटल फासला होगा उसको अगर मैं निस्फ कर दूंगा, आधा कर दूंगा, तो जो बचेगा वो मेरे पास एक एटम का क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। कार्बन का जब निकालते हैं तो वो 77 पिकोमीटर निकलता है, वो इसी तरह से निकाला जाता है। दूसरा सवाल है एटॉमिक रेडियस के SI यूनिट्स क्या हैं? तो एटॉमिक रेडियस का रेडियस क्या है? फासला। और एटम का न्यूक्लियस से बैरूनी शेल तक का फासला मतलब बहुत ही छोटा फासला होता है, तो लिहाजा एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का जो SI यूनिट है वो पिकोमीटर और एक पिकोमीटर ये बराबर होता है 10 की ताकत -12 मीटर के। इतनी छोटी वैल्यू है ये पिकोमीटर। तीसरा सवाल है पीरियड में एटम का साइज कम क्यों होता है? जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जानिब हरकत करते हैं, एलिमेंट्स का मुशाहदा करते हैं, तो एटॉमिक साइज कम होता चला जाता है। तो उसकी वजह क्या है? चूँकि पीरियड में होता क्या है, बाएं से दाएं जानिब एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स बतदरीज बढ़ते जाते हैं, लिहाजा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाने की वजह से साइज कम होता है। तो पीरियड में जब बाएं से दाएं जाने में हरकत करते हैं तो चूंकि शेल नंबर वही रहता है, उसी में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एक ही शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होती है और साइज इसकी वजह से छोटा होता चला जाता है। चौथा सवाल है आयनाइजेशन एनर्जी की तारीफ लिखें। आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी गैसी हालत में मौजूद एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एटम को एनर्जी दी जाती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो हम लिखेंगे किसी भी आज़ादाना गैसी एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1313.1
0.31 किलो जूल पर मोल होती है। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल फी मोल होती है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल फी मोल होती है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की वो मिकदार है जो गैसीय एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एटम को दी जाती है। तो ये आपने तीनों मिसालें पढ़ी हैं, तीनों में आप ये तीनों वैल्यू देख रहे हैं, पॉजिटिव साइन के साथ हैं, पॉजिटिव सिंबल के साथ। इसका मतलब कि ये एनर्जी की मिकदारें एटम को चाहिए होती हैं अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। पांचवा सवाल है, किसी एलिमेंट की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है? दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जब पहली आयनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एटम को एनर्जी दी जाए वो पहली आयनाइजेशन एनर्जी, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब जो पीछे बचा है वो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला आयन है। ऐसा आयन जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो वो यूनी पॉजिटिव आयन कहलाता है। तो मैं लिखूंगा कि यूनी पॉजिटिव आयन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाने से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसलिए दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली की निस्बत ज़्यादा होती है। आगे छठा सवाल है, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है? अगर हम ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे की जानिब कम होती है। ऊपर वाले एलिमेंट उनका साइज छोटा होता है, नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज जितना बढ़ेगा वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो लिहाजा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। उसके बाद सातवां सवाल है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है? सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम, भाई जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, आयनाइजेशन एनर्जी भी कम। तो सोडियम की मैग्नीशियम से कम क्यों होती है? क्योंकि सोडियम का साइज मैग्नीशियम से बड़ा होता है, मैग्नीशियम से बड़ा होता है। मैग्नीशियम से बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। आगे आठवां सवाल है, हैलोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल क्यों होता है? हैलोजन्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हैलोजन का एटॉमिक साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हैलोजन्स के वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मुश्किल होता है। ये 8वां सवाल था। 8वें के बाद 9वां सवाल है। 9वां कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्ड कहते हैं हिफाजत करने को। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स है जो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक भेजता है, अब ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की उस अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक उस मिकदार में नहीं जाने देते जिस मिकदार से न्यूक्लियस ने भेजी होती है। वो उसका काफ़ी हिस्सा रोक लेते हैं। इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी एटम के दरमियानी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बैरूनी शेल तक जाने से रोकते हैं। ये इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। इसका मतलब दरमियान में अगर जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा ये न्यूक्लियर के चार्ज को रोक देंगे। तो मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। दरमियान में इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उतना ही कम चार्ज रोक पाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। 10वां सवाल है शील्डिंग इफेक्ट कैसे न्यूक्लियस और बैरूनी शेल के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करता है। तो शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे कम कर रहा है। असल में जितने दरमियान के अंदर किसी भी एटम के न्यूक्लियस और बैरूनी शेल के दरमियान में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो असल में ये काम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करने का। वो न्यूक्लियस की फोर्स को ज़ाइल कर देते हैं या कम कर देते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंचने देते। मैं लिखूँगा कि दरमियानी किसी भी एटम के दरमियानी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्स को ज़ाइल या कम कर देते हैं और शील्डिंग इफेक्ट का बायस बनते हैं। उसके बाद 11वां सवाल है कि बड़े साइज़ के एटम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है। जो बड़े साइज़ के एटम है उनमें शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि बड़े साइज़ के एटम में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे दरमियानी शेल्स के अंदर उतने ही वो ज़्यादा न्यूक्लियस की फ़ोर्स, अट्रैक्शन की फ़ोर्स को अपने पास रोक के रखेंगे। जितनी फ़ोर्स ये रुकी रहेगी हम कहेंगे ये शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। लिखेंगे कि न्यूक्लियस और बैरूनी शेल के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बड़े साइज़ के एटम्स का
शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। उसके बाद 12वां सवाल है कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान एक जैसा क्यों है? क्योंकि पीरियड के अंदर बाएं से दाएं जानिब जाते हुए साइज़ कम होता है। साइज़ के कम होने से न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत बढ़ती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रुझान एक जैसा होता है। कि पीरियड में साइज़ कम होने की वजह से एटम की इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का रुझान यकसां होता है। उसके बाद 13वां सवाल है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और पॉलिंग स्केल के मुताबिक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4.0 है, जो पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बाब 3 की सारी जो ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ हैं उनके जवाबात को बड़ी तफसील के साथ समझने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने बखूबी समझा होगा, इसको याद भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।